एवरीवन, स्वागत है आपका अभिमान अकेडमी में। अभिमान अकेडमी की पर्यावरण के इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। इसका बेस जानते हुए हम पढ़ेंगे इसके मेन पॉइंट्स। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों और उनके वातावरण के बीच होने वाले क्रियाकलापों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। परिभाषा पर ध्यान देंगे। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों और उनके वातावरण के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसी भी जीव समुदाय के जीवों और उसके वातावरण के बीच जो संबंध पाए जाते हैं वो संबंध सीधे और क्रियात्मक होते हैं। उन्हीं संबंधों के परिणाम स्वरूप जीवन श्रृंखला चलती रहती है और विकसित भी होती रहती है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो आपको याद रखने होंगे, जैसे कि इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो 1865 में रिटर ने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 में रीटर ने किया था। अब जिन बच्चों ने ये टॉपिक पढ़ा है उनके मन में ये भी पॉइंट आ रहा होगा कि उन्होंने शायद अर्नेस्ट हैकल का नाम भी इसमें पढ़ा होगा, तो उनके बारे में आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि 1865 में सबसे पहले जो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया था वो रीटर नहीं किया था। अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में यानी 1869 में इकोलॉजी शब्द के स्थान पर ओकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पे लिख देती हूँ, आप देखिएगा। हम बात कर रहे हैं अर्नेस्ट हैकल की, जो कि अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक में। अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में इकोलॉजी शब्द के स्थान पर ओकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यदि हम इसका अर्थ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो ओकोलॉजी शब्द है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ओको और एक लोगस। ओकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओको और लोगस। ओको का अर्थ होता है होम या लिविंग प्लेस, यानी कि जहां पर जीव रहते हैं, और लोगस का अर्थ होता है साइंस या स्टडी। अर्नेस्ट हैकल ने जो
ओकोलॉजी शब्द की परिभाषा दी। उसमें उन्होंने बताया कि ओकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी जो है वह जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और उसके बीच पाए जाने वाले अंतःक्रियाओं और संबंधों का अध्ययन है। ये इनकी यानी कि अर्नेस्ट हैकेल की दी हुई परिभाषा है। एक परिभाषा और इम्पोर्टेंट है पारिस्थितिकी के बारे में, वो आपको याद रखनी चाहिए, ओडम की परिभाषा, जिन्होंने इकोलॉजी को परिभाषित किया। और काफी एक छोटी सी लाइन में इनकी परिभाषा है कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है। यानी जो पारिस्थितिकी शब्द है वह अध्ययन करता है प्रकृति और जीव समुदायों के बीच में होने वाली प्रक्रियाओं का, वही प्रक्रियाएं जिनके कारण हमारा और हमारी पृथ्वी और जलवायु का अस्तित्व निरंतर बना रहता है और आगे की ओर विकसित होता रहता है। हम बात कर रहे थे इनके संबंधों की अंतःक्रिया की। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप खाद्य श्रृंखला आदि टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिससे हमें यह समझ में आएगा कि आपस में कनेक्शन किस प्रकार बनता है। पर फिर भी यहाँ शॉर्ट में आप देखिए कि जीवधारियों और उनके वातावरण के बीच जो सह संबंध और क्रियाएं पाई जाती हैं उन्हें आप एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यदि आप देखेंगे तो जलवायु, मिट्टी, जिन्हें आप कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसके अलावा जंतु और वनस्पति, इन चारों में आपस में अंतःक्रियाएं और सह संबंध पाया जाता रहा है। अब जो हम लगातार जो आप इसमें पता चलेगा कि मिट्टी यानी कि जलवायु और मिट्टी के कारण वनस्पति का जन्म होता है, जिस पर जंतु निर्भर करते हैं, और जब उन जंतुओं का शरीर नष्ट हो जाता है यानी मृत्यु हो जाती है तो उनके जीवाश्म दोबारा से मिट्टी में मिल जाते हैं और धरती की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते रहते हैं, जिससे और वनस्पतियों का जन्म होता है। इसमें अंतःक्रिया लगातार बनी रहती है और एक दूसरे पर अनन्य आश्रितता भी लगातार बनी रहती है, जिससे जीवन का निर्माण और आगे की ओर अनवरत विकास होता रहता है। पारिस्थितिकी जो शब्द है, पहले जब इसकी परिभाषा ली जाती थी तो उसमें जलवायु, मिट्टी, जंतु और वनस्पतियों को शामिल किया जाता था, लेकिन आज की डेट में इसकी परिभाषा को और भी ज्यादा विस्तृत कर दिया गया है। अब उसमें केवल जलवायु, मिट्टी, पशु पक्षी, जंतु, वनस्पति ही शामिल नहीं किए जाते हैं, बल्कि मानव, उसका समाज और समाज के बीच में पाए जाने वाली क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है। इस टॉपिक में अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आता है टैंसले का। टैंसले ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, यानी पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किया। इस टॉपिक में जो अगला इंपॉर्टेंट नाम आता है वो आता है टैंसले का, क्योंकि टैंसले ने 1935 में सबसे पहले इकोलॉजी सिस्टम शब्द का प्रयोग किया, यानी पारिस्थितिक तंत्र का। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ भी चुका है और अभी भी आता रहता है। टैंसले ने 1935 में सर्वप्रथम इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया।
और इस सिस्टम को अच्छे से डिस्क्राइब भी किया। इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र को एक विशेष प्रकार का भौतिक तंत्र बताया जिसकी रचना जैविक और अजैविक संघटकों से मिलकर होती है। पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है वह अलग अलग आकार का हो सकता है, यानी कि महासागर या जलाशय की एक छोटी सी बूंद भी पारितंत्र हो सकती है, और बड़े से बड़ा जैसे कि महासागर इतना विशाल पारितंत्र भी हो सकता है। हमारी पृथ्वी भी एक विशाल पारितंत्र ही है। जो पारितंत्र जो हम पारिस्थितिक तंत्र शब्द लेकर चल रहे हैं, पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है जिसमें एक विशेष क्षेत्र के जीव जंतु वनस्पति सूक्ष्म जीव आदि शामिल कर लिए जाते हैं। जब हम इस टॉपिक में आगे की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में जो सबसे वृहद जो हम पढ़ रहे होते हैं वो होता है हमारा जैव मंडल। जैव मंडल जिस पर जीवों की उपस्थिति है। जैव मंडल में जल, वायु, शैल यानी कि पर्वत, ये सब मिट्टी, इसकी एक परत, पूरी परत जो कि पृथ्वी को चारों ओर से आवरण की तरह घेरे हुए है और जो जीवों का भरण पोषण करती है और जिससे जीवों का अस्तित्व बना रहता है, वो इसके अंदर आ जाते हैं। जैव मंडल के अंदर कई परितंत्र आ जाते हैं। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है कि सबसे स्थायी या विशाल पारितंत्र कौन सा है, तो उसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है महासागर। क्योंकि जैव मंडल के अंदर जो पारितंत्र आते हैं उनमें महासागर सबसे विशाल, कभी ना सूखने वाले और स्थायी पारितंत्र कहलाते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। अब पारिस्थितिक तंत्र में जैसा कि मैंने बताया कि एक विशेष क्षेत्र के जीव जंतु वनस्पति सूक्ष्म जीव शामिल किए जाते हैं और जिसमें एक दूसरे के ऊपर दोनों आश्रितता बनी रहती है और ये अपने अजैविक पर्यावरण के साथ मिलकर एक विशेष क्षेत्र, एक संपूर्ण इकाई का निर्माण कर देते हैं। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र के टॉपिक को समझने के बाद जो निचोड़ निकलता है वो इसकी विशेषताओं में आ जाता है। इसे आप एज अ रिवीजन भी ले सकते हैं। ये जो टॉपिक हमने पढ़ा और जो हमने इसकी थ्योरी समझी, उनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस हर प्रकार के एग्जाम्स में आते रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं जब हम देखेंगे तो हम वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्स वगैरह में रिपीट होते रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जैसा कि मैंने बताया, पहली विशेषता तो यही हो जाती है कि ये अपने निश्चित क्षेत्र, सुनिश्चित क्षेत्र का चुनाव कर लेता है। पारिस्थितिक तंत्र की पहली विशेषता यानी कि पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक सुनिश्चित क्षेत्र का चुनाव कर लेते हैं, जैसे कि वन पारितंत्र, जल पारितंत्र, या फिर आप महासागर पारितंत्र भी कह सकते हैं। जो एक खेत है वो भी मानव के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पारितंत्र ही है। इस तरह से एक सुनिश्चित क्षेत्र में उपस्थित जीव जंतु, पेड़, सूक्ष्म जीव वगैरह इसमें ऐड हो जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले आपको बताया ही था। दूसरा पॉइंट जो सबसे मेन टेंसले ने बताया था वो ये था कि पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र है। एक खुला तंत्र है। ये बात तो आपको हमेशा ही याद रखनी है कि पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र है। खुला तंत्र होने का ये मतलब है कि इसमें लगातार अनवरत रूप से इनपुट यानी कि निवेश और आउटपुट यानी कि बहिर्गमन चलता ही रहता है। ये कभी भी रुकता नहीं है, ये लगातार श्रृंखला चलती रहती है। तो जो पारिस्थितिक तंत्र है हमारा वो एक खुला तंत्र है। तीसरा, पारिस्थितिक तंत्र
की जो रचना होती है, वैसे तो जो मेन है वो तो हमारे जैविक और अजैविक घटक ही हैं, लेकिन मैंने एक बार पहले भी वीडियो में बताया था कि जैविक अजैविक घटकों के अलावा एक ऊर्जा संघटक भी ऐड हो जाते हैं, यानी पारिस्थितिक या पारिस्थितिकी तंत्र भी कह सकते हैं की रचना 3 संघटकों से होती है। जैविक संघटक, अजैविक संघटक और ऊर्जा संघटक। ये जैविक संघटक और अजैविक संघटक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगी। वैसे अभी थोड़ा सा जान लीजिए। जैविक संघटक में लिविंग चीजें आ जाती हैं, जैसे जीव जंतु, मानव, पौधे, सूक्ष्म जीव वगैरह। अजैविक संघटक में नॉन लिविंग चीजें आ जाती हैं, जैसे भूमि, वर्षा, जल, पत्थर, इस टाइप की चीजें। उसमें ओस वगैरह भी ले सकते हैं। ऊर्जा संघटक में जैसे हमारी सौर ऊर्जा या हमारी भूतापीय ऊर्जा, ये चीजें आ जाती हैं। जो चौथी इसकी सबसे मेन विशेषता है वो ये है कि ये एक प्राकृतिक संसाधन है, यानी इसमें उत्पादकता होती है। उत्पादकता का अर्थ है कि प्रत्येक पारितंत्र में अपनी प्राकृतिक उत्पादकता होती है, इसी कारण वहां जीव जंतुओं का भरण पोषण हो पाता है। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जितना मैंने पढ़ाया आप इसको पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। और जो मेन पॉइंट थे, जैसे सबसे पहले रीटर ने इसका प्रयोग किया था 1865 में, और उन्होंने अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी के स्थान पर ओकोलॉजी शब्द का यूज किया था 1869 में। और ओडम की जो मैंने परिभाषा दी आपको कि ये पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है। और जो टैंसले के बारे में बताया कि इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा, ये आपको आगे काफी काम आएंगे पॉइंट्स। अगले वीडियो में हम कुछ और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।